नमस्ते। आज आपको जो लेसन मैंने कब जाऊंगे अतिथि इस कहानी को बताया था, उसके अंदर उस पाठ के दौरान जो कार्य हमको दिया गया है उसके बारे में हमको जानकारी भी प्राप्त करना है और लिखना भी है। तो अब आप बताइए इसमें से आपको कि मैंने आज प्रसिद्ध उक्ति, उसमें क्वेश्चन प्रति विचार विमर्श करना है, सिर्फ सोचना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रसिद्ध उक्ति है अतिथि देवो भव, इसके पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए। ये बता दूं मैं आपको कि ये बात सही है। पक्ष, आप इस पक्ष में हो कि अतिथि देवो भव, पक्ष में है तो क्यों और विपक्ष में है तो क्यों, यानी डिबेट जैसे वाद विवाद दोनों को बताना है। विपक्ष है तो क्यों, उसका कारण क्या है। मेहमान के आने के बाद में आपका मन विपक्षी से क्यों होता है, क्योंकि कैसा मनुष्य, कैसा सॉरी मेहमान अतिथि के देवों के समान हो सकता है और कैसे मेहमान देवों के समान नहीं हो सकते, उसके ऊपर हमको चर्चा करनी है, बस विचार करना है। और आज की बदली हुई परिस्थिति में अतिथि के आगमन पर हमारा क्या उत्तरदायित्व होता है। एक समय था जब घर छोटे थे लेकिन मन बहुत बड़ा था, पैसे नहीं थे लेकिन अतिथि का बहुत सम्मान करते थे। आज हमारे पास सब कुछ है, ये परिस्थिति उत्तरदायित्व, परिस्थिति ऐसी बदल गई कि आज किसी को भी 1 से 2 दिन तक मेहमान आने के बाद तीसरे दिन उसका आना अखर जाता है। इसलिए पाठ में भी आपने देखा कि यहाँ पर अतिथि को क्या कहा है, राक्षस कहा है, भगवान नहीं बल्कि जो अतिथि एक तो बिना सूचना दिए आ जाते, बिना बताए आ जाते, टपकते हैं और फिर आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेते, तो उनकी क्या उस समय क्या परिस्थिति बनती है, उस समय हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है, यानी जिम्मेदारी क्या, उसके बारे में अपने विचार विमर्श बातचीत के दौरान कीजिए। अब यहाँ पर आपको पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार लिखना, ये आपको जैसे कोई संदर्भ से व्याख्या के लिए भी दे सकते हैं। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया, तो आप बता सकते हो ये पंक्तियाँ किस पाठ की है, उस पाठ का नाम, उस लेखक का नाम, और फिर ये इसका भाव क्या है। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप गया, लेकिन मेरा बटुआ भी हिलने लगा, क्योंकि बटुए में इतनी राशि है जिसको मैं 1 दिन या 2 दिन मेहमान क्या आतिथ्य कर सकता हूँ, लेकिन अब तो वो भी गया, उसी समय ये कहाँ गया। तो ऐसे इस प्रश्न में पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार, पेज नंबर 20 पर आपको जो दिया गया सिर्फ समझने के लिए है, लिखना नहीं है। यहाँ पर देखो, अतिथि की बात पर लेखक की पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाना, यानी गुस्सा आना, पत्नी को आंखें बड़ी बड़ी हो जाना, इसका अर्थ क्या है। लेखक ने कहा कि अभी तो वो अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है, इस्त्री करने के लिए भेजना चाहता है, और अभी उसका कोई जाने का नामोनिशान नहीं है। यह सुनकर लेखक की पत्नी की आंखें क्या प्रेम से बड़ी हो गई या गुस्से में बड़ी हो गई। गुस्से में हो गई थी। बड़ी बड़ी हो जाना स्वाभाविक है, कि मैंने बताया ना कि मेहमान पहले पाठ पढ़ाते समय 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, इसके बाद वो उसकी मेहमान, वो अतिथि कहलाने के योग्य नहीं होता है। इसीलिए अतिथि बनना हो तो 1, 2 या 3 दिन के लिए बनो किसी का। अब दूसरा आपको बताया गया, अतिथि के आगमन की आरंभिक अवस्था में लेखक का साथ विविध विषयों पर चर्चा कीजिए। शुरुआत में अतिथि आते हैं तो हम लोग कैसा उसका अवभगत करते हैं, कैसे उसकी अगवानी करते हैं। तो शुरुआत में लेखक ने भी क्या किया था, शाम में, दोपहर में खान पान का कितना बंदोबस्त किया। वो बोला 1 दिन के लिए भाई सारी चीज़ें अच्छी बना लो, विविध तरह के पकवान बना दिए। लेकिन जब देखा कि अब अतिथि जाने का नाम ही नहीं है, तो सामान्य तौर पर वो किसके ऊपर आ गया था,
खिचड़ी पर। आज उसकी पत्नी ने कहा आज के रात में डिनर में खाने में खिचड़ी बनेगी और कोई ज़्यादा नहीं। तो कहने का तात्पर्य विषय पर जो चर्चा हुई थी, अतिथि के आगमन की आरंभिक शुरुआत से जो उसका आगमन हुआ, बाद में वो कहाँ तक आ गया, उसके बारे में चर्चा आपको करना है। बस इस कहानी से आपको यही होना है कि हम कभी किसी के घर जाए अतिथि बनकर, तो अतिथि बनकर ही रहो। वहाँ डट कर आप बैठे, एक तो आपने पहले कोई आगमन की सूचना नहीं दी और अचानक उसके घर चले गए, वो भी उनको अकड़ता है, क्योंकि उनके भी कोई कार्यक्रम रहते हैं और हमारे वो अतिथि के जाने पर वो कार्यक्रम उनके रह जाते हैं। इसीलिए हमें अगर सच्चा अतिथि बनना है, सच्ची अतिथि की जो भगवान की जो उपमा मिली है वो आपको निभाना है, तो हमें अतिथि बनकर ही पूर्व सूचना देने के से पहले नहीं जाना चाहिए अचानक, और वहाँ पर 1 दिन 2 दिन इस समय को हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हमने ये सीखा। पाठ समझकर उत्तर दीजिए। ये सिर्फ आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको एक लाइन में समझना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेखक ने मेहमान की तुलना एस्ट्रोनॉट से क्यों की? पति और पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? क्या किया? सवेरे क्या बनाया, पहले क्या दिया, फिर रात में खाने में, डिनर में, दोपहर के खाने में वो जो जो उसने किया उससे लिखा। अतिथि सदैव देवता नहीं होता है, मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में मैंने समझाता हूँ कि लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि की पूजा करना चाहिए, लेकिन कैसे अतिथि की करना चाहिए? जो सच में अतिथि का रूप लेके आया, जो सिर्फ अपने घर में आके अड्डा जमा लिया हो, जाने का नाम नहीं, आने से पहले कोई सूचना नहीं, उसको अतिथि नहीं कहा जाता है। जो आने की सूचना देता है, 2 या 3 दिन का मेहमान बनकर आता है, वह देवों के समान होता है, और जो वहाँ हमेशा के लिए बैठ जाता है उसको अतिथि कहना लेखक ने संभव नहीं कहा। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? क्या ऐसे लेखक हम लोग क्या उसको सब कुछ, वो तो ऐसा सोचता था कि अगर अब आप नहीं गए कल से तो फिर मुझे कैसा करना है आपके साथ व्यवहार, क्योंकि अब आप मेरे लिए अतिथि नहीं हो, घर के सदस्य नहीं हो। इसी तरह से हमें ये काम करना है। देखिए इस तरह से हमने जो बीच में थोड़ा रुकावट आया उसके लिए सॉरी। अब हमको देखना है, कोई एक पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिया गया है, उस पैराग्राफ में नीचे क्वेश्चन दिए हैं, जिसके लिए अब आपको क्या करना है। यहाँ तो आपको 3 क्वेश्चन दिए, लेकिन आप उस दिए हुए अनुच्छेद से कम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी बना सकते हो। व्याकरण संबंधी भी आप क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे गांव में सब मनुष्य थे, देवता एक भी नहीं था। अब यहाँ पर गांव का विलोम शब्द लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। गांव का विलोम शब्द क्या है? मनुष्य का पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। ऐसे कर पूरे इस पैराग्राफ से, अनुच्छेद से आप कम से कम मैंने 10 का 15 भी निकल सकते हैं, क्वेश्चन भी निकालिए। गांव में सब मनुष्य थे, देवता एक भी नहीं था, तो अब इसमें मनुष्य का पर्यायवाची शब्द, गांव का विलोम शब्द लिख सकते हो, और देवताओं को कौन सा पदार्थ मिलता था गांव में? तो खाद्य पदार्थ मिलता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इसमें, जैसे
स्त्री गेहूँ उधार लिया, स्त्री से कहा पीस दो। वो स्त्री शब्द का ये कौन सा लिंग है, या इसका लिंग बदलिए, सॉरी स्त्री का लिंग बदलिए तो आपको आता है पुरुष। नर का बदलना है नारी, स्त्री का बदलना है पुरुष। इस तरह से ध्यान रखें, पूरे ग्रामर भी आ जाएंगे आपको समझ में, जिसका किसी में भाववाचक संज्ञा हो, किसी में विलोम शब्द निकलता हो, किसी में पर्यायवाची शब्द निकलते हो, किसी में उपसर्ग हो, तो ऐसे शब्दों को आपको उसमें बताएंगे तो आपका इससे ऐसा लगेगा मुझे कि आपको व्याकरण भी समझ में आता है। जैसे तेजस्वी मूर्ति थी, अब तेजस्वी शब्द में प्रत्यय है, तेजस प्लस वी ई, तेजस्व बोल तो तेजस्वी ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। और ऐसे ही अब पीताम्बर, पीताम्बर शब्द आपके लिए देखिए, ध्यान रखिए बच्चों, पीताम्बर ये शब्द संधि शब्द भी है और समास शब्द भी है। समझिए, थोड़ा ध्यान रखिए, एक बार अगर ध्यान रखें तो आपको विदाउट किसी व्याकरण संबंधी किताब को हाथ लगाए आप उस व्याकरण को आप एग्जाम के समय कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर आपको दोनों भी शब्द, एक ही शब्द के दो अर्थ बता रही हूँ। संधि शब्द है पीत प्लस अंबर, ये संधि शब्द हो गया। अब इसका समास भी है, समास के अंदर भी देखो बच्चों, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि इसमें पीत प्लस अंबर, पीला प्लस अंबर, यहाँ पर पीला का अर्थ है रंग और अंबर का अर्थ है वस्त्र, उसको जुड़कर बन गया है वो पीताम्बर। अंबर यानी आसमान भी होता है, लेकिन यहाँ पर अंबर का अर्थ है कपड़े, कपड़े तो है लेकिन कैसे हैं, पीले, तो पीले वस्त्र धारण करने वाला। अगर आपने ऐसा विग्रह किया इसका तो कौन सा समास लिखोगे आप लोग, बहुव्रीहि समास। तीसरा अर्थ निकल रहा है, सभी लोग वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन कहलाते हैं, पुजारी, जो भगवान की पूजा करता है। हम मंदिर में जाते हैं लेकिन मूर्ति के पास जा सकते हैं हम लोग नहीं, पीताम्बर पहने तो ही हम मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। वैसे इसका और एक मीनिंग निकलता है बहुव्रीहि में, पीला अंबर, पीले वस्त्र, तो कर्मधारय समास। वस्त्र तो है लेकिन उसका रंग बता रहा है, तो वह शब्द क्या हो गया, कर्मधारय समास। और पीला प्लस अंबर, तो ये क्या हो गया, संधि शब्द भी हो गया। तो इस तरह से आप अपने इसमें से यहाँ जो 3 दिए हैं उसके अलावा भी आपको मेरे हिसाब से इन तीनों को छोड़कर भी आप सिर्फ अपने ओन से इस पैराग्राफ से कम वाक्य प्रश्न के रूप में व्याकरण संबंधी, व्याकरण में पूरा आ जाना चाहिए। इसमें आपको भाववाचक संज्ञा भी आ सकती है, अर्थ भी आ सकता है, पर्यायवाची शब्द भी आ सकता है, संधि विच्छेद भी आ सकता है, समास भी आ सकता है। उन सभी को लेकर आप इसमें करिए, क्वेश्चन बनाइए 15, प्रयत्न करिए बच्चों, जरूर जरूर आपको आगे आने वाले भविष्य में वो व्याकरण का अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से आपके लिए नीचे आपको क्वेश्चन पेज नंबर 21 में मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन के लिखना है। अब हमें पढ़ना है कि इसमें भाषा की बात को समझना है। बाकी सब क्वेश्चन सब मैं दे दी थी आपको। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द में हमें पर्यायवाची शब्द का भी आपको मैंने बताया। यहाँ पर हमको पर्यायवाची शब्द बनाना नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक उसका जोड़ी का नहीं है, अनमेल, जो शब्द है बेमेल, जो उसमें जुड़ता नहीं है, उससे रिलेशन में रिलेटिव नहीं है, वो शब्दों को निकालना है।
अब देखिए चांद, शशि, सोम, अनल, सुधाकर, 4 दिए। अब इसमें से इसका 7 वाला शब्द कौन सा नहीं है, तो आपको ये लिख के अपने अपने नोटबुक में, शशि, सोम, सुधाकर, बेमेल शब्द है आपका अनल, क्योंकि शशि यानी चांद, सोम यानी चांद, सुधाकर यानी चांद, अनल का अर्थ है आग, इसीलिए बेमेल शब्द हो गया। इसको आपको ठीक करना है। यानी इस प्रश्न का समझ में आया आपको समाधान कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 बराबर है, एक उसके साथ का नहीं है। जो उसका साथ का नहीं है उसको अंडरलाइन, उसको रेखांकित करना है। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा, ध्यान रखिए। अतिथि, अब इसमें अतिथि, आगंतुक, मेहमान, पाहुन। अब देखिए, आप सोचिए, समझिए, समझने का काम करिए बहुत ही अच्छी तरह से कि इसमें हमको अपना दिमाग चलाना है कि अतिथि आगंतुक बोल सकते हैं, मेहमान बोल सकते हैं, पाहुने। मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताया था, तो अब आपको ये आंसर आता है अदिति, ये इसके साथ नहीं जुड़ने वाला है। अब दिवस, दिन, वार और वासर, दिन, वार और वासर। अब इसके अंदर आपका बेमेल शब्द है वार, ये वार शब्द इसका साथ में नहीं। वासर यानी दिवस, बोलते हैं ना हम वार्षिक दिवस मना रहे हैं, तो वासर यानी दिवस, दिन यानी दिवस, वार यानी सोमवार मना, ऐसा बोलते हैं, उसको वो नहीं होता इसका। अब कमल, ये थोड़ा हमको किसी की सहायता, थोड़ा माइंड लगाना, दिमाग लगाना, उसके ऊपर हमारा ध्यान उसके ऊपर रखना, बिना किसी की मदद लिए आपको इसके आंसर आ जाते हैं। और जो स्वयं इसको थोड़ा ट्राई करता है वो एग्ज़ाम में कभी भी इसकी उसके साथ में वो भूल नहीं होती। और उसको रटने, क्या सच बताइए आप और हमको, क्या हम लोग इतना ग्रामर को रटते हैं क्या? बस टीचर ने परिभाषा बताई थी, पढ़ाते समय समझाया था, वही अगर आपने दिमाग में रखा तो एग्जाम के अंदर पार्ट बी में 20 मार्क्स का इस आप उस प्रश्न को बराबर लिख सकते हो। अब देखिए कमल, कमल यानी लोटस, इंग्लिश में एक ही है उसका अर्थ। लेकिन सरोज, जलज, पंकज, कुटज। अब देखो, सरोज बोले तो कमल बोलते हैं, जलज बोले तो भी कमल बोलते हैं, क्योंकि जल में उत्पन्न होता है। पंकज यानी भी वह कीचड़ में उगता है, इसीलिए सब। ये कुटज शब्द इसमें बेमेल है, हमको आवश्यकता नहीं पड़ी किसी को भी देखने के लिए, क्योंकि तीनों का अर्थ, सरोज बोलते हैं कभी कमल को, याद रखिए पर्यायवाची शब्दों को समझने के लिए। जलज, जल के अंदर पैदा होता है ये गुलाब, कमल। और ये पंकज, पंख यानी कीचड़, कीचड़ में पैदा होने वाला वो फूल है कमल। ये कुटज नहीं है, तो इसको हमको अंडरलाइन कर देना। अंतरंग, अंतरंग यानी बहुत गहरा मित्र। अब यहाँ पर घनिष्ठ, दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण, अंतपूर्ण। अब देखिए यहाँ पर आपका अंतपुर किसे कहते हैं, कभी कभी आपने सुना, जहाँ रानियाँ, महल के अंदर जो रानियों का रवास होता है उसको बोलते हैं अंतपुर। तो यहाँ पर ये अंतर यानी घनिष्ठ, बहुत गहरा, ये सही है। दोस्ताना, सब दोस्ती है लेकिन उसके साथ मेरा दोस्ताना बहुत ज़्यादा है, तो दोस्ताना। अंतरंग, इसको हम दिल से दोस्त है। मैत्रीपूर्ण, तो इसका ये है बेमेल शब्द अंतपुर। तो इसी के आधार पर एग्जाम में कभी भी बेमेल शब्द का भी क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन भी रहते हैं, उसमें 3 राइट रहते हैं, 1 रॉन्ग रहता है। रॉन्ग को आपको बताना है, हर शब्द में ऐसे ही आएंगे आपको, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे भाववाचक रूप हो, चाहे उपसर्ग हो। ऑप्शन में आपको आंसर है वहाँ पर, लेकिन 1 राइट रहता है, बाकी तीनों गलत रहते हैं, या तीनों राइट रहते हैं। बेमेल शब्द में क्या होता है, 3 सेम रहते हैं, 1 रॉन्ग है, उसको आपको बताना है। जो उसके साथ जोड़ी का नहीं है उसको आपको बताना है। तो इस प्रकार से अभ्यास से आप लोग इसको भी आपको करना है आपके बुक में। तीसरा आपको बताया गया है कि क्रिया। अब क्रिया हमारे पास 3 तरह की होती है, एक हो चुकी,
एक चल रही, एक होने वाली है। तो इस काल इसको समझकर हमें, क्रिया को समझकर हमें वाक्य को हम पहचान सके। जैसे आपको यहाँ पर बताया, तुम अपनी भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। अब कर चुके यानी इसमें क्रिया क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आप स्टाम्प कर दिए, काम खत्म हो गया, गड़बड़ हो गए, तो वो कौन सा काल होगा, भूतकाल होगा। इसी तरह से यहाँ पर ऐसे शब्द दिए गए हैं कि कर चुके, खोद चुके, जा चुके, विषय चूक गया, जा चुकी। ये सारे शब्द क्या है हमारे, जिसमें क्रिया हो गई है, चूक गए। तो ऐसे हमको समझना है कि मैं आपको जनरली आपको बता देती हूँ उसमें कि आपके लिए उसमें क्या है कि जैसे अब ये जिसमें क्रिया खत्म हो गई वो है भूतकाल, जिसमें अभी मैं जा रहा हूँ, वह जा रहे हैं, विषय चुक रहा है और वह जा रही है। ऐसे शब्द आए तो उसमें अभी क्रिया क्या होती है, प्रेजेंट काल, वर्तमान काल होती है। मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं इस काम को करने में चूक गया बोले तो भूतकाल है, चूक जाऊंगा, अपनी ऐसा कर्म इस काम को करने में चूक जाऊंगा, यानी जाऊंगा जिसका भी फ्यूचर है उसको कहते हैं काल। तो इस तरह से इस सेकंड एक्सरसाइज से आपको अपनी काल के क्रिया के बारे में समझना है। इसके अलावा और एक्स्ट्रा आपको मैं बताती हूँ कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, मैंने बताया था आपको पर्याय शब्द मेहमान, पहुना, और मेज़बान यानी मेहमानदारी, और अतिथि यानी आए हुए लोगों को स्वागत करना, वो कहलाता है मेहमानदारी। अब देखिए पर्यायवाची शब्द में पृथ्वी, यहाँ पर भी आपको बेमेल शब्द बताया गया है, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, भरती। अब आप इसको आप स्वयं करेंगे इसको, इसमें पांचों में आप कौन सा शब्द है ये मुझे लिखकर अपने बताइए, ताकि आने वाले वर्कशीट में मैं आपको ये काम भी दूंगी, ये ध्यान रखना। इसका उत्तर आपको खुद को लिखना है। फिर भी चलो अभी मैं बताती हूँ, इसमें आपका पर्याय शब्द में बेमेल शब्द है, बताइए भरती, आकाश, आसमान, गगन, नभ, अवनी, अंबर, योग। अब बताइए इसमें कौन सा शब्द है आपके लिए, अवनी, बेमेल शब्द है, अवनी यानी धरती। बाकी सबका अर्थ है आकाश, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं स्काई। अब देखिए राक्षस, असुर, दानव, सूर, दैत्य, धनुज। विचार करिए, सोचिए, अपना माइंड लगाइए कि इसमें बेमेल शब्द कौन सा है, सूर, सूर यानी भगवान। बाकी सबका मीनिंग है राक्षस। देवता, सूर, अमर, मृत्य, देव, इसमें है मर्त्य, जोड़ी का शब्द नहीं है। रात्रि, रात, निशा, रजनी, दामिनी, यामिनी, इसमें है दामिनी। ये दामिनी शब्द है सो बेमेल है, इसके साथ इनका कोई मैच नहीं होता। जो विदाउट मैच का शब्द है उसको आंसर में रूप में बताना है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल के अंदर आपको बताती हूँ कि वह शब्द वचन बदलने पर भी उसमें कोई वचन बदलता, यानी एक वचन में भी वही रहता है और बहुवचन में भी वही रहता है। अब देखो अतिथि, अतिथियों नहीं बोलते। अगर आपको अतिथि शब्द एग्जाम में दे दे और बोले इसका वचन बदलिए तो आपको अतिथि लिखना है। अतिथिया भी नहीं बोलते हैं, अतिथियों भी नहीं बोलते। हाँ, सेंटेंस के अंदर बनाना है तो हम अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। सिंगल वर्ड्स आपको अगर अतिथि दिए और कहे कि इसका वचन बदलो तो आपको अतिथि लिखना है।
सिंगल वर्ड्स में अतिथि अतिथि ही, बहुवचन में भी अतिथि, एक वचन में भी अतिथि। वाक्य बना तो उसमें वो बन सकता है। अब पत्नी पत्नियाँ, एक से अनेक पत्नियाँ भी हो सकती है, इसलिए बोलते हैं। सब्जी सब्जियाँ, देवता देवता, एक वचन में भी देवता, बहुवचन में। वहाँ पर 5 देवते या देवता, देवता है आए बोल के नहीं बोलते, देवता मैंने सभी देवता के दर्शन कर लिए। देवता शब्द एक वचन में भी देवता और बहुवचन में भी देवता। अब धोबी, धोबी का वचन धोबिया बोलते हैं क्या, लिखते हैं क्या हम लोग? धोबी धोबी बोलते हैं। उसका सिंगुलर में भी, एक वचन में भी धोबी और बहुवचन में भी धोबी रहता है। मानव, मानव को मानवे नहीं बोलते हैं, मानव नहीं बोलते हैं। हाँ, सेंटेंस के अंदर वो बात बोली जाती है, लेकिन सिंगल शब्द अगर आपको मानव है, इसका वचन बदलिए क्वेश्चन आया तो आप मानव टू मानव लिखना है। मानवे नहीं होता है, मानव नहीं होता है। आँख है, आँखें। परिवार, परिवार ही होता है, क्योंकि परिवारें नहीं बोलते। गाली, गालियाँ, उससे बदलता है। भावना, भावनाएं। यात्रा, यात्राएं। ऐसे कुछ शब्द हैं। इससे शाम को आपको समझना है कि वचन, ये इनमें कोई वचन की परिवर्तनता नहीं आती है। अब लिंग बदलिए, उसका परिभाषा आपको मिलता है कि स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्री, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का हो तो पुल्लिंग। स्त्री जाति है तो पुल्लिंग बनाना, पुल्लिंग जाति का है तो स्त्री जाति बनाना। अब ऐसे शब्द में देखिए, पत्नी आया आपको तो उसका लिंग बदलना पति। धोबी आया, धोबन, धोबीन, धोबन। राक्षस, राक्षसी। इकारांत मात्रा तो मैं पहले बताई थी आपको, लिंग के अंदर ध्यान रखना आपको कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अंदर इकारांत आकारांत मात्रा को से पहचान होती है। अब मेहमान, मेहमानिन, इन आया इसमें प्रत्यय, और प्रत्यय बदलने के बाद में उसमें ऐसे इन शब्द उपसर्ग का प्रत्यय लगता है तो वह ये हो जाता है। देवता, देवी। ऐसे सूर, उसका अपोजिट है असुर, लेकिन यहाँ पर लिंग नहीं बदलता है उसका। तो ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना। अब बताए आपको यहाँ पर आगमन, इसका विलोम शब्द। आगमन यानी प्रस्थान, आगमन यानी आना, प्रस्थान यानी जाना, इसको समझना है। आगे पीछे, अज्ञात ज्ञात, सुलभ दुर्लभ। सुलभ का अर्थ क्या है? बहुत आसान, और दुर्लभ यानी कठिन। उच्च या निम्न दिया गया है। इस आपके इस पुस्तिका में ये गलत है, इसमें व्याकरण में, व्याकरण पुस्तिका में उच्च देना चाहिए, उच्च नीच। ये उच्च निम्न दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस शब्द को ध्यान में रखिए कि इसको उच्च दिया है तो नीच देना चाहिए। उच्च यानी ऊंचा, नीच यानी नीचा। निम्न दिए तो थोड़ा समझने में आपको कंफ्यूज हो जाएगा। निम्न बोलते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्न आपके समझ से बाहर रहेगा, जल्दी से नहीं आएगा। ऊंचा, नीचा, ऊपर, नीचे, वैसे इसको भी आप लिख सकते हो। निम्न गलत नहीं है आपका, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सुबह शाम, विश्वास अविश्वास, आरंभ, यहाँ पर समाप्ति दिया गया है। आरंभ का अपोजिट है, आरंभ करना शुरू, और समाप्ति अंत ज़्यादा है, इसको अंत ज़्यादा आपके ध्यान में रहेगा। समाप्ति भी है, गलत नहीं है वो, फिर भी ध्यान रखिए। उष्मा, शीतलता, जैसे गरम ठंडा। उष्मा का अर्थ है गरम और शीतलता का अर्थ है ठंडा। अगर हमको सर्दी गर्मी दिए या गरम दिए तो हम लोग उसको ठंडा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर उष्मा है तो शीतलता देना है। अंतिम, प्रथम, पहला भी इसका आंसर सही है। अंतिम उसका और अपोजिट है पहला। प्रथम दिए। सुरक्षित असुरक्षित, संकोच निसंकोच, विगत गत,
यानी बीता हुआ समय, तो उसका अपोजिट है आगम। जैसे हम वर्तमान कहते हैं तो भूत बोलेंगे अपोजिट में। तो यहाँ पर विगत यानी विगत काल, आगामी। विगत काल यानी गया हुआ और आने वाला काल, इसका अपोजिट। स्नेह, शत्रुता। यहाँ पर स्नेह का शत्रुता दिया है, लेकिन इसको आप सही कर लीजिए। स्नेह है द्वेष, इसका आंसर आपको चाहिए द्वेष। स्नेह करना, प्यार करना, द्वेष करना यानी जलना किसी से। यहाँ पर यह शत्रुता है। मित्रता का अपोजिट शत्रुता है, इसीलिए यहाँ पर ये गलती को ध्यान में रखकर आप उसको ठीक से कर लीजिए। पेज नंबर 42 में आपके वर्कबुक में है, आप उसको ध्यान से, क्योंकि वर्कबुक को भी हमको एक बार समझना है। कहीं कहीं पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ रॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे देते हैं और बच्चे उसी को भी ध्यान में रखते हैं। तो हमारा कर्तव्य हमने लिया और आपका कर्तव्य उसको समझना। इसीलिए स्नेह का अपोजिट है द्वेष। स्नेह यानी प्यार, द्वेष यानी जलना, शत्रुता नहीं होता। मित्रता का अपोजिट है शत्रुता। दिन रात, स्वागत, विदाई, राक्षस, देवता। औपचारिक, अनौपचारिक, हल्की, भारी, ये भी। सहनशीलता, असहनशीलता, अधिक, कम, अदृश्य, दृश्य, मेहमान, मेजबान, अतिथि, आतिथ्य। अब यहाँ पर ये क्या, अतिथि, आतिथ्य, ये इसका मुझे ये अपोजिट नहीं लग रहा है। अतिथि यानी मेहमान, अतिथि यानी आने वाले मेहमानों का स्वागत करना, इसीलिए अपोजिट वर्ड्स इसमें बन नहीं रहा है, इसीलिए इसको आप कट कर दीजिए। अतिथि यानी मेहमान है और इसका क्या है, अपोजिट कोई शब्द बनता नहीं, इसीलिए ये जो दिए आपको, ये देखिए बच्चों, हमने वर्कबुक का भी इसलिए अभ्यास करना है कि ऐसे ऐसे शब्द वहाँ पर कभी कभी प्रिंट हो जाते हैं या कभी गलत हो जाता है, तो इसका हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। अब उसके अलावा देखिए, अवयव पहचानिए। उफ, तुम कब आओगे अतिथि, अवयव कौन सा है इसमें, उफ। नीचे पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, तो इसमें अवयव शब्द क्या है, सदैव और नहीं। 8.1 एक्सरसाइज देखिए आप पेज नंबर 42 में। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। एक बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, निसंकोच दिया है, इसको विग्रह करने पर नी टू डॉट्स प्लस संकोच। जहाँ पर विग्रह करने के बाद 2 डॉट्स आ जाते हैं, उस डॉट आने वाले संधि को पहचानना बहुत ही आसान है। जहाँ विग्रह करने पर डॉट आता है वो हमारी 3rd 1 विसर्ग संधि होती है। इस बात को ध्यान में रखिए और ज़्यादा तक मत जाइए। तो नमस्ते, नम प्लस ते, ये भी विसर्ग संधि है। सु प्लस आगत, ये स्वर्ण यण संधि है। स्वर्ण के अंदर भी ऐसे यण, इससे बहुत सारे रुद्र संधि, यण संधि, आदि संधि है। अगर आप इसको व्यंजन संधि भी लिखे तो भी आपका चलेगा। और सदा प्लस सदैव प्लस सदा प्लस एव, यानी इसमें क्या हो गया, स्वर संधि के अंदर ही वृद्ध संधि है, ये बढ़ रहा है, सदा प्लस एव बढ़ती हुई संधि है, इसलिए इसका नाम क्या है, वृद्ध संधि, वृद्ध संधि, बढ़ी हुई संधि। इस प्रकार से ये आपका आज का ग्राम जो हुआ उसके आगे का, इसका लेकर हम लोगों ने जो ग्रामर के बारे में पाठ में आए हुए ग्रामर को पढ़ा, इसको ध्यान में रखकर आगे आने वाले वर्कबुक में, वर्कशीट में आपको मैं ऐसे क्वेश्चन भी दूंगी। धन्यवाद बच्चों।